जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सब अच्छे ही होंगे। उम्मीद है आपकी प्रिपरेशन भी सही तरीके से चल रही होगी। मैं आशीष पांडे स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से एक नई वीडियो के साथ। जैसा कि आप सबको पता है, इस समय हमारी मॉडर्न हिस्ट्री की सीरीज चल रही है, जिसके तहत आज हम लोग आई थिंक 32वां लेक्चर लेकर आ रहे हैं और बात करेंगे एक नए चैप्टर के बारे में। जी हाँ, जो पुराने विद्यार्थी हैं पुराने वीडियोस देख चुके होंगे, जो नए विद्यार्थी हैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी, आप लोग पुराने वीडियोस जरूर देख लीजिएगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं कि भारत में राजनीतिक चेतना का विकास। इस वीडियो को समझने से पहले आप लोग थोड़ा अपनी पृष्ठभूमि बना लें। कुछ भूमिका मैं तैयार करता हूं, उन चीज़ों पर आप लोग ध्यान देंगे तो सारे पॉइंट क्लियर होंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने एक नया चैप्टर शुरू किया था, उसका नाम क्या था? ब्रिटिश भारत में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। तो इसका तात्पर्य क्या रहा कि भारत में औपनिवेशिक काल चल रहा था, ब्रिटिशर्स का शासन चल रहा था और उन्होंने हमारे यहाँ के जितने भी धर्म और संप्रदाय थे उन सब में कुरीतियों को उजागर किया और अच्छाइयों को दबाया। उन्होंने कोशिश किया कि देखिए, भारतवर्ष में हम शासन तभी कर पाएंगे जब इसे हम सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक और आर्थिक साथ ही साथ सांस्कृतिक रूप से तोड़ मरोड़ कर रख देंगे, तभी जाकर हम इस पर शासन कर पाएंगे। प्रत्येक आक्रांता का पहला टारगेट ही यही होता है कि वो जब भी किसी कंट्री पर अटैक करेगा तो वहाँ की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और साथ ही साथ वहाँ की सांस्कृतिक विरासत को नष्ट करेगा। लोगों को अशिक्षा की ओर लेकर गए, ठीक है, लोगों में शिक्षा का प्रसार नहीं होने दिया, क्योंकि जब इंसान पढ़ लिख लेगा, शिक्षित हो जाएगा तो वह क्वेश्चन करेगा, सवाल करेगा, अपने अस्तित्व की बात करेगा। तो ब्रिटिशर्स ने यही नीति लागू की और भारतवर्ष के लोगों को शिक्षा से बहुत दूर दूर तक संपर्क में नहीं आने दिया और यही कारण है कि वो हमारे ऊपर शासन करते रहे। लेकिन कहते हैं कि परिवर्तन प्रकृति का नियम है। तो लोगों ने जब अपने अपने धर्म में सुधार की बात की, उसके बाद उन्होंने देखा, अपने अपने परिप्रेक्ष्य से इन चीज़ों को देखा कि ये ब्रिटिशर्स विदेश से आए हैं, लंकाशायर से आए हुए हैं और हमारे पूरे भारतवर्ष को एक डोर में लेकर चल रहे हैं। जहां भी चाह रहे हैं, जो भी कानून चाह रहे हैं, ये पास करवा ले रहे हैं। ऐसा क्यों? तो उन्हें पता चला कि ये हमारे यहाँ जो शासन चला रहे हैं, इसकी पूरी बागडोर इनके एक व्यक्ति के हाथों में है, जो ब्रिटेन की संसद है। संसद के माध्यम से चल रहा है, वहाँ के द्वारा यहाँ पर वायसराय सब कुछ नियुक्त किए जा रहे हैं, अधिकारी नियुक्त किए जा रहे हैं और उनके अकॉर्डिंग ये यहाँ पर शासन करें। मतलब कि विदेश से भारत में शासन चलाया जा रहा है। ये चीज़ें कहीं ना कहीं भारत के प्रबुद्ध लोगों के मस्तिष्क में जगह बनाने लगी। प्रबुद्ध लोगों का मतलब है जो शिक्षित वर्ग के लोग थे। तो उन्होंने कहा कि हम क्या करते हैं कि भारत को गुलामी से अब हम क्या करेंगे, आज़ाद करवाएंगे और इन ब्रिटिशर्स को अपना देश छोड़कर जाने के लिए मजबूर कर देंगे, भारतवर्ष से निकलने पर मजबूर कर देंगे। तो उसके लिए क्या होगा, हम सबको एकजुट होना पड़ेगा। मैंने पिछले वीडियो में भी बताया कि जब ब्रिटिशर्स भारत में आए तो एक व्यापारिक कंपनी के रूप में आए थे, लेकिन वो भारत पर शासन क्यों कर पाए? क्योंकि यहाँ के जो लोग थे छोटी छोटी रियासतों में बटे हुए थे और उनमें फूट डालो और राज करो की राजनीति और नीति लगाकर ब्रिटिशर्स हम पर शासन करने लग गए थे। तो इन्होंने कहा हमें अब उस तरह से तो नहीं जाना है, अब हमें क्या है, नए तौर तरीकों से इन्हीं ब्रिटिशर्स के द्वारा लागू किए गए नियमों, रूल्स और रेगुलेशंस को हमें क्या करना है, अडॉप्ट करना है। क्योंकि देखिए, मैंने आप लोगों से कई बार बोला है कि अच्छी चीज़ें यदि बुरे व्यक्ति से भी मिल रही हैं, ज्ञान जैसी चीज़ें, तो आप उसे एक्सेप्ट कर लें। तो ब्रिटिशर्स यहाँ पर आए, शासन करने लग गए, तो उनमें भी कुछ अच्छाइयाँ थी जिस वजह से वो प्रशासन संभाले हुए थे। तो हमारे यहाँ के लोगों ने भी उनसे कुछ चीज़ें ऑब्जर्व करने की कोशिश की और इसी का परिणाम रहा कि भारत में राजनीतिक चेतना का विकास हो जाता है कि भारत के लोग अब राजनीति में भी सक्रिय भूमिका निभाने की कोशिश करने लग जाते हैं। ऐसा तो है नहीं कि वो लोग शासन कर रहे हैं अब ब्रिटिशर्स के अंदर डायरेक्ट भारतीय घुस जाएंगे, बिल्कुल नहीं। उन्होंने क्या किया, धीरे धीरे। तो इसके कुछ स्टेजेस हैं, कुछ माध्यम हैं कि भारतीय लोगों को किस प्रकार से एकजुट करने में किन किन चीज़ों का सहारा लिया गया उन समय के लोगों के द्वारा। मैं मेंस का मुद्दा आपको पढ़ा रहा हूँ, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। देखिए, सबसे पहली बात है कि भारत आज भी आप देखते हैं विविधताओं का देश है। भारत में बहुत सारी संस्कृति, बहुत सारी बोलियां, बहुत सारी भाषाएं आज भी व्याप्त हैं, अच्छी बात है। उस समय क्या था कि कोई भी एक ऐसी भाषा नहीं थी जिसके माध्यम से सभी भारतीयों को एकजुट किया जाए, क्योंकि हिंदी भी प्रत्येक प्रांत में नहीं बोली जाती थी। अन्य कन्नड़ की मैं बात करूं या फिर मैं अन्य बोलियों की बात करूं, वो सब हर जगह नहीं बोली जा रही थी। तो क्या हुआ, ये ब्रिटिशर्स अपने साथ लेकर आए अंग्रेजी, इंग्लिश लेकर आए। तो प्रबुद्ध लोगों ने क्या किया, इंग्लिश को सीखा और उसी इंग्लिश के माध्यम से अन्य स्टेट के जो प्रबुद्ध लोग थे उनसे संपर्क साधा और वे उसे वहाँ की
स्थानीय भाषा में कन्वर्ट करके क्या करते हैं कि धीरे धीरे प्रत्येक व्यक्ति के मस्तिष्क में देशभक्ति, राष्ट्रवाद की भावना पनपाने की कोशिश करते हैं, उसका बीजारोपण करते हैं। किसकी? राष्ट्रभक्ति की, देशभक्ति की, राष्ट्रवाद को उन्होंने समझाया अंग्रेजी का सहारा लेके। जो कौन लेकर आए थे? ब्रिटिशर्स। इन्हीं ब्रिटिशर्स को भगाने के लिए उनकी ही भाषा को माध्यम बनाकर पूरे भारतवर्ष में अब धीरे धीरे क्या होने लग गया कि लोग प्रबुद्ध होने लगे, शिक्षित होने लगे, और लोगों ने क्या किया? ब्रिटिशर्स के खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश की। उसके बाद यदि हम बात करें, ब्रिटिशर्स के द्वारा कई कानून लाए गए जो हमारी डायरेक्ट, यदि मैं बात करूं, आस्था पर चोट पहुंचाया और हमारी स्वतंत्रता को चोट पहुंचाया। जैसे कि मैं आपसे बात करूं, 1884 में उन्होंने क्या पास किया? आर्म्स एक्ट पास किया। इसके माध्यम से भारत के जितने भी लोग थे उन्हें निशस्त्र कर दिया गया, उनके शस्त्रों को पूरी तरह से छीन लिया गया। ये मैं भूमिका बना रहा हूं कि क्यों भारत में राजनीतिक चेतना का विकास हुआ। उसके बाद 1884 में ही वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया जाता है, जिसके माध्यम से इन्हें पता चल गया था कि जितने भी भारतीय हैं, प्रबुद्ध लोग, शिक्षित लोग हैं, अन्य लोगों को, आम जनता को समाचार पत्रों, अखबार और पत्रिकाओं के माध्यम से उन्हें जागरूक कर रहे हैं, तो उन्होंने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पास करके भारत के प्रेस की स्वतंत्रता को पूरी तरह से खत्म कर दिया। तो ये सारी चीजें वहां के लोगों में क्या होने लगी? पूरे भारतवर्ष के लोगों में फैलने लगी कि ब्रिटिशर्स हम पे शासन करना चाह रहे हैं, हमें गुलाम बनाना चाह रहे हैं, हमारी स्वतंत्रता का हनन कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इन सारी चीजों को एक जोड़ में लाना और एक साथ इकट्ठा करना बहुत बड़ा उस समय का कठिन कार्य था, लेकिन तब के लोगों ने, तब के प्रबुद्ध लोगों ने इसे किया और धीरे धीरे ब्रिटिशर्स के खिलाफ भारत में राष्ट्रवाद की बीज का रोपण किया गया और लोगों में राष्ट्रवाद और देशभक्ति का अर्थ समझाया गया। ब्रिटिशर्स इससे प्रभावित हुए। उसके बाद यदि मैं आपसे बात करूं कि ब्रिटिशर्स ने क्या किया कि भारत में शिक्षा का प्रसार किया। देखिए, भारत को शिक्षित करना उनका उद्देश्य नहीं था। मैंने आपको बताया कि ये जो ब्रिटिशर्स थे, ये बदमाश लोग क्या करते थे? अपने लाभों के लिए, अपने आर्थिक लाभों के लिए, अपने निजी लाभों के लिए ये किसी भी हद तक जा सकते थे। उन्हें लगा कि हम इतने सारे कर्मचारी ब्रिटेन से तो ला नहीं सकते, तो भारत से ही क्यों न लोगों को शिक्षित किया जाए और उन्हें अपने नियंत्रण में रखा जाए। उन्हें शिक्षित और वफादार भारतीय की आवश्यकता थी। मतलब ऐसा कहा जाता है कि वो लोग चाहते थे कि व्यक्ति सिर्फ शकल से और बॉडी से, फिजिकली रूप से इंडियन हो, लेकिन मेंटली रूप से वह ब्रिटिशर्स होना चाहिए, जिसकी उन्हें आवश्यकता थी। और यह कैसे संभव हो पाता? जब वो भारत के लोगों को शिक्षित करना शुरू करते। तो धीरे धीरे मैं आपको यह भी बताऊंगा कि इनका उद्देश्य बिल्कुल नहीं था कि भारत के लोग शिक्षित हों। इनका उद्देश्य था कि वो लोग शिक्षित हो सकें जिनकी इन्हें आवश्यकता है अपने आर्थिक लाभों के लिए। बोर्ड पर आएंगे, सारी चीजें मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। उम्मीद करता हूं कि आप लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग भारत में राजनीतिक चेतना के विकास की ओर बढ़ रहे हैं। पॉइंट बाय पॉइंट मैंने लिखा, एक्सप्लेनेशन बहुत शानदार तरीके से आपको मिलेगा, साथ में बने रहिएगा लास्ट तक। इसकी भूमिका क्या रही कि भारत में ब्रिटिशर्स के द्वारा सत्ता बनाए रखने के लिए जो नीतियां बनाई गई थी, उन नीतियों का भी अनुसरण किया गया, उनसे भी कुछ चीजें सीखी गई। देखिए, इन्हीं के द्वारा सब कुछ होगा। पश्चिमी शिक्षा, मतलब कि जो पश्चिमी शिक्षा थी उसे भी अडॉप्ट किया गया, और पाश्चात्य जगत से संपर्क, मतलब कि अन्य देशों से हमारे प्रबुद्ध लोगों का संपर्क हुआ। इन्हें पता चला कि किस प्रकार से शोषण किया जा रहा है हमारा, किस तरह से अन्य देशों में क्या चल रही है, क्रांतियां चल रही हैं और वहाँ के लोग स्वतंत्र हो रहे हैं, तो हमें भी कहीं ना कहीं ये चीज़ें अपनानी चाहिए। मेंस में बहुत शानदार तरीके से आप लोग लिख सकते हैं कि भारत में राजनीतिक चेतना का विकास किस प्रकार से हुआ। 250 शब्दों में क्या करिए, एक्सप्लेन करिए या विवेचना कीजिए। आपसे पूछा जा सकता है, तो ध्यानपूर्वक सुनिएगा, इससे ज्यादा कंटेंट आपको कहीं भी इतने कम समय में नहीं मिलेगा। चलिए, अंग्रेजी भाषा का प्रचार प्रसार होना। जी हाँ, मैंने आपको बताया कि अंग्रेजी भाषा को हमारे लोगों ने क्या किया, अपना एक माध्यम बना लिया। ठीक है, हितों के विरुद्ध उठाए गए प्रमुख कदम, मतलब कि भारतीयों के हितों के विरुद्ध जो कदम उठाए गए थे उससे जनता में आक्रोश फैला। एग्जाम्पल के तौर पर यदि मैं बात करूं, जो अभी मैंने आपको बताया, लॉर्ड रिटन के कार्यकाल की महत्वपूर्ण भूमिका 1778 में, आई थिंक मैंने 1784 बोल दिया था क्या, 1878 की बात है, 1878 की बात है। आर्म्स एक्ट, जिसके द्वारा भारतीयों को पूरी तरह से निशस्त्र कर दिया गया, भारतीयों के शस्त्रों को छीन लिया गया। 1878 में ही वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया गया। इसके द्वारा क्या किया गया, इसे इतना कठोर किया गया कि भारतीय अखबारों को, पत्र पत्रिकाओं को पूरी तरह से बैन कर दिया गया। सिविल सर्विस की जो परीक्षा जिसकी आज आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, इसकी
आयोजन इसका जो था केवल इंग्लैंड में किया जाता था उस समय, ठीक है, मतलब भारत में नहीं होता था। उसके बाद आयु में भी क्या कर दिया गया, परिवर्तन कर दिया गया। पहले इसकी एज थी 21 ईयर, उसके बाद 19 वर्ष कर दी गई। इससे क्या हुआ कि आपकी योग्यता जो थी, केवल 19 वर्ष का जो व्यक्ति है वो भी एग्जाम में बैठ सकता है, पहले 21 वर्ष तक थी, ठीक है। मतलब कि पहले आप 21 वर्ष के हो जाते तब एग्जाम में बैठते, लेकिन अब 19 वर्ष कर दी गई। एग्जाम इंग्लिश में होता था, इंग्लैंड में होता था, तो कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स को इससे फायदा था, भारतीय इससे दूर रहते थे। अच्छा, भारत के पहले कौन से व्यक्ति थे जिन्होंने सिविल सर्विस की एग्जाम को क्वालिफाई किया था? आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा यदि आपको पता हो। भारतीय शिक्षित वर्ग इससे आहत हुए, जनता में अत्यंत आक्रोश फैल गया, और इसमें सबसे ज्यादा सहायता जिसने की वो थी प्रेस, साहित्य और पत्रिकाएं, ठीक है। भारतीयों को सहायता की राष्ट्रवाद का बीजारोपण करने में। आगे बढ़ते हैं, उन्होंने क्या किया, आधुनिक शिक्षा का विकास किया। ऐसा तो है नहीं कि ब्रिटिशर्स भारतीय लोगों को शिक्षित करने के लिए शिक्षा का विकास कर रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं। वो चाहते थे कि जो भारतीय हैं इनमें से कुछ ऐसे व्यक्ति निकल के आए जो हमें प्रशासन संभालने में सहयोग कर सकें, ठीक। आगे बढ़ते हैं, 1781 में इन्होंने क्या किया, कलकत्ता में एक मदरसा की स्थापना की, और संस्थापक कौन रहा, वारेन हेस्टिंग्स। क्यों इसने स्थापना की, अरबी और फारसी भाषा को सीखा जाए मदरसे के माध्यम से, और मुस्लिम कानून को भी समझा जाए। भाई ये भी चाहते थे ना कि भारत में जितने भी धर्म हैं उनमें जो प्रमुख धर्म है, जैसे हिंदू धर्म हो गया, मुस्लिम धर्म हो गया, बहुसंख्यक हुआ करते थे, क्योंकि पाकिस्तान का अलगाव नहीं हुआ था ना, तो चाहते थे कि सभी धर्मों के कानून को हम लोग पढ़ें, उस हिसाब से शासन चलाएं, भारत में कैसे सत्ता संभाली जाती है ये सब सीखने के लिए वो प्रयास कर रहे हैं और शिक्षा को बढ़ा रहे हैं। 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की गई। इसकी स्थापना किसने की, विलियम जोन्स ने की थी, और इसका उद्देश्य क्या रहा, भारतीय इतिहास व संस्कृति का अध्ययन करना। भारत का जो एंशियंट था, भारत का जो प्राचीन इतिहास था उसका अध्ययन करना, यहाँ के कल्चर के बारे में जानना, संस्कृति को समझना कि किस प्रकार से लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करके हम अपना शासन चला सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, चार्ल्स विल्किंस के द्वारा क्या किया गया, श्रीमद् भगवद गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया गया। ये पूछा जाता है छोटे एग्जाम्स में भी, तो याद रखिएगा। भगवद गीता का पहली बार इंग्लिश में अनुवाद किसने किया, ट्रांसलेशन किसने किया, वो किया था चार्ल्स विल्किंस ने। उसके बाद क्या होता है, 1791 में बनारस में एक संस्कृत कॉलेज की स्थापना की जाती है, और इसका संस्थापक कौन थे, जोनाथन डंकन। इन सबका उद्देश्य क्या है वो नीचे लिखा, हिंदू विधि एवं दर्शन का अध्ययन करना। जो उस समय का हिंदू ला था, हिंदू का जो कानून, नियम कानून, विधि हुआ करता था, उसके बारे में जानना, और उनके दर्शन के बारे में जानना कि यहाँ के लोग किन किन चीजों को कैसे फॉलो अप करते हैं, ठीक। 1800 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की जाती है। कहां पर, कलकत्ता में। संस्थापक कौन था, वेलेजली। ये प्रीलिम्स में भी पूछा गया है कि फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की थी, तो वेलेजली ने किया था। कहां पर, कलकत्ता में किया था, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या था, असैन्य अधिकारियों को शिक्षा देना। फोर्ट विलियम कॉलेज का प्रमुख उद्देश्य था। ये मैंने इस तरह का ब्रैकेट क्यों बनाया है, ये आपका एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, इसके संस्थापक विलियम जोन्स, और ये बनारस में संस्कृत कॉलेज की स्थापना जोनाथन डंकन ने की थी, जो मैंने यहाँ पर आपको बताया, जिसका उद्देश्य था हिंदू विधि एवं दर्शन का अध्ययन करना। तो इस तरह से इन्होंने भारत में शिक्षा का प्रसार किया, ठीक है। मतलब कहां कहां किस स्टेज पर जाकर इन्होंने शिक्षा का प्रसार किया। अब हम देखेंगे कि आधुनिक शिक्षा की आवश्यकता क्यों पड़ी इन ब्रिटिशर्स को, और हमारे उस समय के क्रांतिकारी मैं बोल सकता हूं, ठीक है, राष्ट्रवादी बोल सकता हूं। पत्र व्यवहार के लिए स्थानीय भाषा का प्रयोग करना, मतलब एक रियासत है दूसरी रियासत में पत्र व्यवहार किया जाता था ब्रिटिशर्स के द्वारा। ये अप्रत्यक्ष रूप से शासन कर रहे थे, ठीक है। तो इन्हें क्या था कि वहाँ की जो लोकल लैंग्वेज है उसके बारे में जानना था, क्योंकि शासक उतने पढ़े लिखे तो होते नहीं थे उस समय के। यदि वे पढ़े लिखे होते तो इनकी नीतियों को समझना चाहते, आपस में ना लड़ते और भारत को स्वतंत्र कराते। ऐसा नहीं हुआ, इसलिए स्थानीय भाषा का प्रयोग किया गया। शिक्षित व वफादार व्यक्तियों की ब्रिटिशर्स को जरूरत थी। जो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि उन्हें एक ऐसे व्यक्ति की तलाश थी कि वह देखने में तो भारतीय हो लेकिन मेंटली रूप से वो पूरा का पूरा ब्रिटिशर्स होना चाहिए। इसलिए उन्होंने शिक्षित व वफादार व्यक्तियों की जरूरत के लिए आधुनिक शिक्षा का प्रसार किया। जो अंग्रेजी न्यायाधीश हुआ करते थे उनको परामर्श देने के लिए लोगों को शिक्षित किया गया। लोगों को क्यों शिक्षित किया गया, क्योंकि जैसे हिंदू ला था उसी तरह से मुस्लिम ला भी उस समय था, तो किन लोगों को किस तरह से क्या सजाएं दी जाती वो भी इन्हें जानना था। लेकिन पूरी तरह से मैं बात करूं, न्यायालय तो पक्षपातपूर्ण निर्णय दिया करता था, ठीक है। ये आप लोग याद रखिएगा, ब्रिटिशर्स के लिए अलग कानून थे और भारतीयों के लिए अलग कानून थे।
प्रबुद्ध भारतीय लोगों ने भी क्या किया, पश्चिमी भाषा को क्या किया, ग्रहण किया और इसे माध्यम का एक साधन बनाया, जैसा कि मैंने यहाँ पर आपको बताया। इन्होंने सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक दुर्बलता को दूर करने के लिए ही पश्चिमी भाषा का क्या किया, अनावरण किया, इसे अपने आप में ग्रहित किया और इसको माध्यम बना के भारत में राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक दुर्बलता को दूर करने का प्रयास किया। किसने? प्रबुद्ध भारतीयों ने, जो उस समय के पढ़े लिखे लोग थे। लेकिन जो ईसाई मिशनरी भारत में प्रवेश किए थे 1813 ईस्वी में, मैंने आपको चार्टर पढ़ाया था कि 1813 में क्या बदलाव किए गए थे कि जो कंपनी थी भारत में पूरी तरह से एकल स्वामित्व था कंपनी का व्यापार पर, लेकिन कंपनी के व्यापार को संकुचित किया गया और भारत में चाय के साथ व्यापार और चीनी के साथ जो व्यापार होता था केवल उस पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार रहा, अन्यथा अन्य कंपनियां भी भारत में आने लगी और व्यापार करने लगी। और दूसरा सबसे बड़ा प्रयोग इन्होंने क्या किया था, इन बदमाशों ने, उन्होंने किया था कि भारत में ईसाई मिशनरियों को छोड़ दिया था कि आप जाइए ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करिए। तो जब इस तरह से आधुनिक शिक्षा की आवश्यकता पड़ी, आधुनिक शिक्षा का विकास होने लगा, तो मिशनरियों ने क्या सोचा कि जो परंपरागत धर्म है इसमें जो आस्था है लोगों की उसमें भी क्या होगा, कमी आएगी, क्योंकि ये पाश्चात्य सभ्यता से जुड़ेंगे, पश्चिमी शिक्षा से जुड़ेंगे और इस तरह से ये अपने धर्म पर उंगलियां उठाना शुरू कर देंगे, जो इन ईसाई मिशनरियों का पहले से ही क्या था, मोटिव रहा था। ठीक, लेकिन ऐसा हुआ भी, बाद में फिर सब कुछ बर्बाद हो गया इनका। 1813 का जो चार्टर आया था उसी में कहा गया था कि शिक्षा पर 1 लाख रुपए खर्च किया जाए। भारत में लोगों के लिए शिक्षा पर 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए बहुत बड़ी रकम है क्या? बिल्कुल नहीं। और ये 1 लाख रुपए क्या ये ब्रिटिशर्स इंग्लैंड से लाएंगे? नहीं, हमसे और आपसे ही टैक्स वसूलेंगे, लगान वसूलेंगे और उसी में से केवल 1 लाख रुपए शिक्षा पर खर्च करने की बात करेंगे। भारतीय लोगों के दिमाग में ये चीज़ डालना चाहेंगे कि हम आपको शिक्षित करना चाहेंगे, लेकिन वो शिक्षा, देखिए समझिएगा इनका टारगेट और इनकी नीतियों को। लोगों ने इन पर उंगली उठाना शुरू किया कि ब्रिटिशर्स शिक्षा नहीं देना चाह रहे हैं लोगों को, तो इन्होंने 1813 के चार्टर में प्रावधान किया कि लोगों को शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए क्या किया जाए, दिया जाए, शिक्षा पर 1 लाख रुपए खर्च किया जाए। लेकिन वो 1 लाख रुपए कहाँ का है? भारतीय लोगों से ही टैक्स वसूल कर वो पैसा खर्च किया जाएगा। और वो शिक्षा किसे देना चाहेंगे, किस प्रकार की देना चाहेंगे, यह निर्धारण भी ब्रिटिशर्स ही करेंगे। और ब्रिटिशर्स विज्ञान व दर्शन की शिक्षा प्राप्त करने के लिए ही इस 1 लाख रुपए को खर्च करने की बात की थी, मतलब अपने ही लाभ के लिए। मैंने यहाँ पर आपको बताया है कि जो आधुनिक शिक्षा का विकास हुआ यह पूरी तरह से निजी लाभों के लिए किया गया था। आगे बढ़ते हैं। भारतीयों को शिक्षित किया जाना इनका उद्देश्य था, जिससे कि छोटे छोटे प्रशासनिक पदों पर कम वेतन में ये लोग काम कर सके। वो मैंने आपको पहले भी बताया। 1813 में हिंदू कॉलेज की स्थापना होती है कलकत्ता में, और इसकी स्थापना राजा राम मोहन राय और एक डच का घड़ी साज था, व्यक्ति आया था घड़ी बनाने, भारत में घड़ी का व्यापार करता था, उसका नाम था डेविड हेयर। इस डेविड हेयर का नाम जरूर याद रखिएगा। ये डच का एक घड़ी व्यापारी हुआ करता था। राजा राम मोहन राय के साथ मिलकर 1813 में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना करता है। और ऐसा कहा जाता है कि ब्रिटिश भारत में प्रथम कॉलेज था यह, जिसके माध्यम से प्राच्य शिक्षा को दिया जाता था। कलकत्ता, बनारस और आगरा में संस्कृत कॉलेज की भी स्थापना की गई और यूरोपीय वैज्ञानिक पुस्तकों का अनुवाद क्या किया गया, प्राकृतिक भाषा यहाँ की जो लोकल लैंग्वेज थी, स्थानीय भाषाओं में अनुवाद किया गया, जिससे कि लोग क्या करें, उसे सीख सके और साइंटिफिक क्या कर सकें, रिसर्च कर सकें, प्रयोग कर सके। तो इस तरह से आज हमने देखा कि भारत में राजनीतिक चेतना का विकास हो चुका है, लोग जागरूक हो चुके हैं, भारत में राजनीति को अपने पास रखने की कोशिश करेंगे, प्रशासन को यहाँ से भगाने की कोशिश करेंगे, ब्रिटिशर्स को। अगले वीडियो में बात करेंगे कि जब भारत के लोगों में राजनीतिक चेतना का विकास हो गया तो ब्रिटिशर्स और भारतीय अब अलग अलग होने लगेंगे। तो प्राच्य आंग्ल विवाद कल हम लोग पढ़ेंगे। ठीक, तो प्राच्य भाषा के जो अनुयायी थे उनमें और जो अंग्रेज थे, जो ब्रिटिशर्स थे, उनमें अब विवाद होगा। क्योंकि देखिए जब दो मत अलग अलग खड़े होंगे, जब इनके समझ में आया, लेट ही आया लेकिन आया तो भारतीयों के मन में कि हम भी शासन कर सकते हैं, तो अब दोनों में क्या होगा, टकराव होगा। तो आंग्ल प्राच्य विवाद कल के वीडियो में हम लोग समझेंगे। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये चीज़ें पसंद आई होंगी। यदि पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि मेरा प्रयास कैसा लगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय। आप लोग अपना ख्याल रखें और इसी तरह से प्रिपरेशन करते रहें।